चलिए, आज हम +2 का 12 का जो एनसीईआरटी बुक है, आपका एनसीईआरटी बुक है, उसका ये फर्स्ट चैप्टर हम लेकर के आए हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। देखिए, अब क्या है कि शुरू में आपका जो बुक बता रहा है वो प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक ना। आप लोग की इच्छा होगी कि पहले एनिमल वाला पढ़ लें। देखिए, जो चीज़ें जो थोड़ा अच्छा लगता है ना, पढ़ने में जो इंटरेस्ट होता है, उसको बाद में पढ़ा जाता है। पहले आप लोग प्लांट वाला पढ़ लीजिए, फिर मजे मजे हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, एनिमल का रिप्रोडक्शन का, ठीक ना। आपकी हर डाउट जो होगा, आपका पूछने की उत्सुकता होगी उस चैप्टर में, ठीक ना, सारा उत्सुकता खत्म हो जाएगा। ठीक, इस ढंग से आपका सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद फिर एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो काफ़ी हम खुल के वो सब चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक। समस्या ये है कि अब आप यहाँ नहीं पढ़िएगा तो अब आप कहाँ पढ़िएगा। और समझ जाइए कि वो सब टॉपिक है, वो सब टॉपिक आपका LIC के तरह है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक ना। तो ये टॉपिक क्या है, ये सब आपको अभी तो काम आएगा ही आएगा, आगे फिर आपकी लाइफ में भी काम आएगा। तो हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से उस सब टॉपिक को पढ़ेंगे। डिजीज है, ठीक ना, इन्वायरमेंट का सेक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक। तो हम लोग डिस्कस करें एक बार इस टॉपिक के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। देखिए, जनन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जीव का। अगर जनन नहीं होगा तो आगे उसका प्रजाति क्या है, नहीं बन पाएगा। प्रजाति उसका अगर नहीं बन पाएगा, फिर क्या होगा, देखते ही देखते उसका अस्तित्व क्या है, समाप्त हो जाएगा धरती से। अस्तित्व ही समाप्त हो गया, फिर खत्म है, ठीक ना। वो हमेशा हमेशा के लिए धरती से क्या है, विलुप्त हो गया। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही एक वाइटल प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग के लिए, या फिर कहिए प्लांट के लिए, या फिर जो भी जीव है उसके लिए, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मनुष्य का जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पैन जो है, आपका जीवन अवधि, जीवन अवधि, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर ले। जीवन अवधि क्या है आपका, अगर देखा जाए तो 2 तरह का इसका फेज है, ठीक ना। एक है एम्ब्रायोनिक, एम्ब्रायोनिक फेज, एम्ब्रायोनिक फेज। दूसरा क्या है आपका, पोस्ट एम्ब्रायोनिक फेज, एम्ब्रायोनिक फेज, एम्ब्रायोनिक फेज और पोस्ट एम्ब्रायोनिक फेज। पेन कहाँ है, पेन, नुकीला हुआ, कोई बात नहीं। एम्ब्रायोनिक फेज और पोस्ट एम्ब्रायोनिक फेज, ठीक ना। ये भ्रूणावस्था है, ये क्या है आपका, भ्रूण अवस्था। और ये क्या है, ये पोस्ट एम्ब्रायोनिक फेज, इसे हम लोग कहते हैं भ्रूणोत्तर अवस्था, भ्रूणोत्तर अवस्था। देखिए, एम्ब्रायोनिक फेज जो होता है, ये आपका जब जाइगोट है, ये जाइगोट जब निर्माण हुआ, जाइगोट से लेकर के और एक बच्चे का जब जन्म होता है, ऑफस्प्रिंग का, एक नवजात का जब जन्म होता है, वहां तक का जो फेज है वो कहलाता है क्या, आपका एम्ब्रायोनिक फेज। पोस्ट एम्ब्रायोनिक फेज की अगर बात कीजिएगा तो इसके बाद क्या होगा, बच्चे का ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा,
इसका वृद्धि होगा, ठीक ना, वृद्धि होगा। इसके बाद क्या होगा, यह एडल्ट बनेगा, यह एडल्ट बनेगा, ठीक ना, मेच्योर होगा। फिर इसमें क्या है, इसमें रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, यह रिप्रोडक्शन करेगा, प्रजनन करेगा। प्रजनन के बाद फिर क्या होगा, इसमें एजिंग होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ होगा। और फिर क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, इसका डेथ हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका एक मनुष्य का पूरे क्या है, जीवन चक्र इसी तरह से चलता है। इसके बाद है हम लोग बात करेंगे जीवन अवधि की। आपका बुक में बता रहा है एक जीवन अवधि क्या है, लाइफ स्पैन। जीवन अवधि क्या है, देखिए, बर्थ से लेकर के किसी व्यक्ति की जब जन्म होती है, जब जन्म होती है तो जन्म से लेकर के और इसका जो नेचुरल डेथ होता है, नेचुरल डेथ होता है, जो इसका प्राकृतिक मृत्यु होता है, यहां तक का जो एज होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। हर जीव का अपना अपना एक अलग जीवन अवधि है। यानी हम कह सकते हैं जीवन अवधि को अगर परिभाषित करने की बात आए तो हम कह सकते हैं पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी जीव का जन्म से लेकर और प्राकृतिक मौत के बीच की क्या है, यह अवधि है, अवधि है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। एनसीईआरटी इसके बारे में डिस्कस करता है, ठीक ना। अब देखिए एक बात यहां पर अगर हम कह सकें कि लाइफ स्पैन नॉट कोरिलेटेड विद साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी जीवन अवधि का जीवों के आकार से संबंध नहीं है। जैसे एलिफेंट है, उतना बड़ा एलिफेंट है और यह एलिफेंट का अगर लाइफ स्पान अगर देखा जाए 60 से 90 साल है। कितना है, 60 से 90 साल। वहीं अगर आप बात कीजिएगा इसी एक पैरोट की बात कीजिएगा तो पैरोट आपका 100 से 140 साल जीता है। वहीं अगर इसी की साइज के बराबर अगर कौवा का बात किया जाए, अगर क्रॉ का, तो ये आपका 15 साल। दोनों तो सेम शेप का है, सेम साइज का है, तो फिर दोनों में जीवन अवधि में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड विद शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। शेप और साइज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए बात यहां एक और किया जाए, अगर जीवन है तो मरण क्या है, निश्चित है। यानी डेथ क्या है, डेथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। डेथ क्या है आपका, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है।
यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य है, ठीक ना। जीवन हुआ है, मरण निश्चित है, यानी डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन। प्रत्येक जीव का मृत्यु क्या है, निश्चित है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद है आपका, इसमें एक एक्सेप्शन है, और वह एक्सेप्शन क्या है, तो वह सिंगल सेल एनिमल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशिकीय जीव। यह क्या करता है, एक कोशिकीय जीव, जैसे ये मान लिए बैक्टीरिया है, ठीक ना। ये बैक्टीरिया अब क्या करेगा, अपना जितना है न्यूक्लियर मटेरियल, इसको क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को अपने सिस्टर, अपने डॉटर सेल में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये मरा कहाँ, ये क्या है, मरा नहीं, अपना डीएनए को, अपने साइटोप्लाज्म को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, यानी दान दे दिया, ठीक ना। तो बैक्टीरिया क्या है आपका, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, इसका एक्सेप्शन है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं, इसका एक और एनसीईआरटी आपका पॉइंट लिखता है, मैक्सिमम लाइफ स्पान, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, अधिकतम जीवन अवधि के बारे में कह रहा है। अधिकतम जीवन अवधि, देखिए किसी भी स्पेसीज का, ठीक ना, किसी भी मेंबर का कोई स्पेसीज, अगर कोई प्रजाति है, तो हर प्रजाति का क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, जीवन अवधि होगी। जो मैक्सिमम नंबर जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर, आप कह सकते हैं इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर survived by, maximum number of year survived by any member of a species, survived by any member of a species, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर सर्वाइव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ ए स्पीसीज, किसी भी प्रजाति के सदस्य द्वारा अधिकतम जो जीवन वर्ष होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो सबका क्या है, लाइफ स्पैन अलग अलग होता है सारे जीवों का। हम लोग इस पर आगे एक चार्ट बना हुआ है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है एक एवरेज लाइफ स्पैन, औसत जीवन अवधि, औसत जीवन अवधि की। औसत जीवन अवधि कह सकते हैं कि देखिए अलग अलग देश के जो लोग हैं, उनका क्या है, एवरेज लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। इंडिया वाले का औसत जीवन अवधि अलग है, जापान वाले का अलग है, ठीक ना। आप कह सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ ईयर survived by a member of populations, average number of year survived
बाय ए मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी किसी जनसंख्या का जो किसी जनसंख्या का जो उस सदस्य है, इस सदस्य के द्वारा जो औसत आयु है इसका, ठीक ना, जो एवरेज लाइफ है इसका, जो क्या है वो जीवित रहा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक बात होती है जीवन प्रत्याशा की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा का। जीवन प्रत्याशा क्या है? तो नंबर ऑफ ईयर्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, यानी सर्वाइव्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कितना? तो नंबर ऑफ ईयर सर्वाइव्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के द्वारा, वो जीव के द्वारा जीने वाला क्या है, आयु की संख्या, कितने साल वो जिया, आखिर उसकी आयु क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात किया जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपका, आप एक्सरसाइज कैसा कर रहे हैं, ठीक ना, आप फूड कैसा ले रहे हैं, ठीक ना, आप डिजीज फ्री कैसे कितना है, ठीक ना, आप कितना फिजिकल वर्क करते हैं, तो ये सब चीजों पर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है आपका, डिसाइड करता है। ठीक ना, अगर एक डाटा आया था, उस डाटा में देखा गया अभी फिलहाल आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देखा जाए 69.7 ईयर है, कुछ बढ़ा है, ठीक ना, लेकिन फिर भी अभी विश्व की अगर बात किया जाए तो 72.6 के अप्रॉक्स है आपका, 72.6 ईयर अभी भी ये विश्व का जीवन प्रत्याशा है। इस मामले में अभी भी भारत, हमारा देश क्या है, पीछा है। करीब 1970 और 75 के समय अगर देखा जाए तो उस समय मात्र 49.7 था, करीब 1970 और 75 के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक ना। अभी काफी बढ़ोतरी हुई है। इस मामले में दिल्ली आपका सबसे टॉप पे है। दिल्ली में अभी भी अगर औसत अगर देखा जाए जीवन प्रत्याशा तो पुरुष का 74.3 है, महिला का आपका अप्रॉक्स 78 आ जाता है। इस मामले में सबसे अगर खराब अगर स्थिति है तो वो आपका यूपी का है, वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का तो 65.3 समथिंग है, यूपी का भी उसी के अप्रॉक्स है, ठीक ना। 1975 के का जो डाटा था उस समय यूपी का 43 था। अभी भी देखा जाए तो शहरी और ग्रामीण अगर परिवेश में देखा जाए करीब 8 ईयर का ये गैप है, ठीक ना, अभी भी गैप है। तो हम लोग जीवन प्रत्याशा के बारे में आप समझ गए होंगे। तो जीवन प्रत्याशा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिए जाने वाला उसका वर्ष कितना है, कितना वर्ष वो जिया, ठीक ना। आप कह सकते हैं एज एट विच हाफ ऑफ पॉपुलेशन स्टिल सर्वाइव, अभी भी उस पॉपुलेशन की आधी जनसंख्या जो है अभी भी क्या है, उतना जीवन जी रहा है, उतने साल जी रहा है, ठीक ना। तो इस हिसाब से आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए 4 दशक में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 साल बढ़ गई। 2014-18 में इतना था डाटा, देख रहे हैं। केरल, दिल्ली इस सब का 75.3 है, ठीक। इस मामले में आपका दिल्ली सबसे टॉप में है और सबसे खराब स्थिति आपका यूपी वगैरह का है, ठीक ना।
यूपी वगैरह का आपका बहुत खराब स्थिति देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश का देखिए 65.6 है, ठीक ना। तो इस मामले में दिल्ली अभी भी टॉप में है, आपका दिल्ली टॉप में है, ठीक। उत्तर प्रदेश का स्थिति काफी खराब है। फिर छत्तीसगढ़ का स्थिति भी काफी खराब देखने को मिला है। ये एक डाटा है, हम सोचे कि आपसे शेयर कर दें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पैन किसी पार्टिकुलर स्पेसीज का। हालांकि याद करना काफी है, टफ काम है, ठीक ना, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कुछ डाटा है, आपका एनसीईआरटी बुक कह रहा है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि आपका रोज का है 5 to 7 ईयर है, पैरोट का भी हमने डिस्कस किया 140 ईयर्स है, राइस प्लांट का 3 to 7 मंथ है, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स है, घोड़ा का 40 से 50 साल है, टॉर्टोइस का कछुआ का क्या है आपका 100 से 1.5 साल जीता है, बनाना का जो ट्री है 2 से 3 साल जीता है, बनियान का ट्री 400 साल है, ठीक ना, कुत्ता का 22 ईयर्स है, क्रॉ का 15 साल, गाय 22 साल है, एलिफेंट 50 से 70 है, फ्रूट फ्लाई 2 वीक है, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक है। ये एक डाटा है। इसके साथ हम लोग और बात अगर करें तो जो आपका बुक कह रहा है, एक बार देख लीजिए, बुक में इस तरह का एक डाटा है, ठीक ना। यहाँ पर भरना है। हाथी का आप दे सकते हैं एवरेज 60 से 90 साल, ठीक ना, 60 से 90 साल दे सकते हैं। रोज का आप गुलाब का आप देख सकते हैं कितना 5 से 7 साल, ठीक ना। डॉग का अगर बात किया जाए तो डॉग का जीवन अवधि आपका 25 से 30 साल है। बटरफ्लाई आपका दिया हुआ 1 से 2 वीक, कौवे का 15 साल है। बनाना ट्री की अगर बात किया जाए तो बनाना ट्री आपका क्या है, आपका करीब आपका एक देखिए बनाना ट्री 25 साल तक का है, ठीक ना, हालांकि इतना होता भी नहीं है। कौवा का अगर बात किया जाए, सॉरी काव का अगर बात किया जाए तो काव आपका क्या है 20 से 25 साल है, 20। वहीं अगर पैरोट है कितना 140 साल है। क्रोकोडाइल है वो क्या है आपका 160 साल, सॉरी 60 ईयर्स है। हॉर्स की अगर बात किया जाए, हॉर्स का तो हॉर्स का आपका अप्रोक्स पड़ जाता है, हॉर्स का डाटा इसमें नहीं दिया है, हॉर्स का आपका 60 ईयर्स आप ले सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। फ्रूट फ्लाई का अगर देखा जाए, फ्रूट फ्लाई मात्र 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह है इसका, ठीक ना। राइस प्लांट की अगर बात किया जाए तो राइस प्लांट 3 से 4 मंथ है, 3 से 4 मंथ, ठीक, 4 मंथ। कछुआ आपका 100 से 1.5 साल जीता है। बनियान ट्री की अगर बात किया जाए ये करीब 200 से 300 साल जीता है। ये क्या था, एक एवरेज क्या था आपका लाइफ स्पैन था। वहीं एक सिकोया का वृक्ष है जिसे हम लोग क्या रेडवुड ट्री भी कहते हैं, इसका लाइफ स्पैन देखा गया है 3000 से 4000 साल पुराना है, ठीक ना। मनुष्य की अगर बात किया जाए करीब 1988 से लेकर के 1905 का जो डाटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया था, उसमें मनुष्य की औसत उम्र 60 वर्ष है, लेकिन ये बढ़ के अब 69.6 के समथिंग हो गया है। हमिंग बर्ड 8 साल जीता है आपका। चूहा का देखिएगा तो 3 से 5 साल जीता है आपका। ये रैबिट है खरगोश 13 साल है। बंदर है मंकी 26 ईयर, ठीक ना। इसी में एक और अब हम आपकी बात करें, कुछ एक वृक्ष है देखिए नीलकुरिंजी, नीलकुरिंजी ये आपका केरल में पाया जाता है, ठीक ना। इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए एस्ट्रोबिलस कुंथेलना है, एस्ट्रोबिलस ये आपका 12 साल के बाद, 12 साल के बाद इसमें फूल खिलता है, ठीक ना। वहीं पर एक बांस है, ठीक ना, बांस का बम्बूसा टुल्डा, ये बांस है बम्बूसा टुल्डा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें आपका 50 से 100 साल के बाद एक बार इसमें फूल आता है, 50 से 100 साल के बाद इसमें क्या होता है फ्लावरिंग होता है, ठीक ना। तो यही नीलकुरिंजी जो है इसी के वजह से पूरा का पूरा नीला दिखने लगता है, ठीक ना। उस जो पहाड़ है उसका नाम क्या है आपका नीलगिरी पहाड़ पड़ गया, ठीक।
और करीब हर सीजन में कम से कम 10 लाख लोग आते हैं इस नीलकुरिंजी को देखने के लिए। ठीक, आइए आगे हम लोग देखें। अब बात हम लोग करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक और चीज का डिस्कस कर लें। जब आप लाइफ स्पेन पढ़े हैं, जो लाइफ स्पेन आप पढ़े हैं, जब जीवन अवधि आपने पढ़ा अभी, तो आपने देखा यह जीवन में अनेक यह एक स्टेज आता है। सबसे पहला जो स्टेज है वो जुवेनाइल स्टेज आता है। वो क्या है? जुवेनाइल स्टेज है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था, किशोरावस्था कहते हैं। इसके बाद आपका मैच्योरिटी आता है, मैच्योरिटी का फेज है। ठीक ना, ये प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। इसके बाद आपका सेनेसेंट का एज आता है, जिसे हम लोग एजिंग भी कहते हैं। एजिंग, एजिंग यानी अब बुढ़ापा हो गया। और फाइनली एक एज आता है, वो क्या होगा? डेथ हो गया। ठीक ना, तो जुवेनाइल स्टेज जो होता है वो एक डेवलप कैपेसिटी होता है। उस समय क्या है आपका? रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप होता है। ठीक, और वही अगर मैच्योरिटी फेज की बात कीजिएगा, इस समय क्या है? ये रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? यह प्रजनन के लिए क्या है? तैयार हो चुका है। ठीक ना, यह प्रजनन के लिए तैयार है। रिप्रोडक्शन इस समय क्या है? स्टार्ट हो जाता है, बिगिंस। यानी आप कह सकते हैं मैच्योरिटी फेज में रिप्रोडक्शन बिगिंस ड्यूरिंग दिस फेज। रिप्रोडक्शन बिगिंस दिस फेज। इस अवस्था में क्या है आपका? प्रजनन प्रारंभ हो जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगर बात करें मैच्योरिटी फेज का, तो आपने देख लिया है। एजिंग जो है, एजिंग ये लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक ना, इसके बाद फिर क्या है? व्यक्ति का मृत्यु होना है। ठीक, लास्ट में तो मृत्यु तो होना है। ठीक, आइए हम लोग अब बात करें रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का प्रजनन क्या है? देखिए, यह क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव क्या है? अपने ही समान नए जीव की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। आप कह सकते हैं इट इज ए biological process. It is a biological process by which an organism produce offspring, produce offspring similar to itself, यानी प्रजनन एक ऐसी जैविक क्रिया है। ऐसी क्या है? जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव
अपने ही समान संतति का जन्म देता है। ठीक ना। अब है कि ऑफस्प्रिंग है, यानी अब पहले यहां पर बात कीजिए रिप्रोडक्शन का, तो यानी प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, कोई भी जीव अपने ही समान संतति को क्या करता है, बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है। आप देखते होइएगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता की तरह ही है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह ही है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह ही है। ठीक ना। हो सकता है मनुष्य के बच्चे में या कुत्ते के बच्चे में रंग का अंतर हो। ठीक ना। लेकिन क्या है, दिखने में एकदम उसी के तरह होगा। अगर समझ आइए मनुष्य में का बच्चा है और दिखने में ना माँ पर है और ना पिताजी पर है, तो फिर लोग डाउट करने लगता है कि भाई मामला क्या है। लेकिन ये सब चीजें समझने के लिए आपको आगे एक टॉपिक का इंतजार करना पड़ेगा, जेनेटिक्स का, अनुवांशिकी का। वहां आपको समझ में आ जाएगा कि माँ और पिता का गुण बच्चों में कैसे ट्रांसफर होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने इस पर काम किया, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने का भरसक प्रयास किया। ठीक ना। तो अब बात यह है कि रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, इंडक्शन, प्रजनन का उद्देश्य क्या है, प्रजनन का उद्देश्य क्या है। तो प्रजनन का उद्देश्य है कि अपने प्रजाति को, ठीक ना, अस्तित्व को, अपने प्रजाति के अस्तित्व को क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है। यानी इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, it ensure continuity of a species generation after generation। आफ्टर यानी प्रजाति के अस्तित्व को क्या करता है, यह कायम रखता है। क्या करता है, यह कायम और रखता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक। ये प्रजाति के अस्तित्व को क्या करता है, कायम करके रखता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, प्रजाति का क्या होगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वह क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक ना। तो यह जरूरी है, किसी प्रजाति के, किसी रेस को मेंटेन रखने के लिए क्या है, प्रजनन की काफी जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रकार, रिप्रोडक्शन के, प्रजनन के टाइप्स कितने हैं। तो दो टाइप्स हैं प्रजनन के। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हम लोग कह सकते हैं क्या, अलैंगिक जनन। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, दो तरह के जनन होते हैं। और लैंगिक जनन की अगर बात कीजिएगा तो यह क्या है, सिंगल पेरेंट है। यह क्या है, सिंगल पेरेंट। इसमें एक ही
जीव क्या होते हैं, भाग लेते हैं। यह सिंगल पेरेंट। यहां बात कीजिएगा तो एक बात और है, इसमें आप देखिएगा यहां पर गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। यहां युग्मक का संलयन नहीं होता है। ठीक, कभी कभी दो गैमीट अगर बन भी गए तो फ्यूज नहीं होता है। दूसरा है यहां पर जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या है आपका, माइटोसिस है। ठीक ना, यहां माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती है। ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, इसमें जो आपका जो जीव बनेगा, जो जीव बनेगा, जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वह क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। वह क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, समान होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी भी कहते हैं, कार्बन कॉपी भी कहते हैं। ठीक ना, इस तरह का क्या है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका बात किया जाए तो क्लोन का डॉली नाम का एक भेड़ बना था। ठीक ना, तो उसका क्लोन बना था। अगर अब बात कीजिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लैंगिक प्रजनन का, यहां बात है लैंगिक, यानी क्या है, इसमें फ्यूजन होगा गैमीट का। क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमीट का। ठीक ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक, यहां युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा। युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा। एक मिनट, युग्मक का क्या होगा यहां पर, युग्मक का संलयन होगा यहां पर। ठीक ना, युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा। अब देखिए संलयन होगा तो जरूरी है फ्यूजन होगा गैमीट का, तो दो पेरेंट की गैमीट की जरूरत होगी। ठीक ना, क्या होगा, दो पेरेंट की गैमीट का जरूरत होगा। तो दो पेरेंट चाहिए यहां पर, दो पेरेंट चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि एक पेरेंट भी क्या करता है आपका, फ्यूजन करता है। ये एक्सेप्शन है, एक पेरेंट भी हो सकता है। ये क्या है आपका, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन में कुछ जैसे कि बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट जो उभयलिंगी है, जो उभय लिंगी है आपका, बाइसेक्सुअल या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। ये इसका एक अपवाद है। इस अपवाद में आपका जैसे अर्थवर्म है, इस अपवाद की अगर बात किया जाएगा वन पेरेंट की, तो यहां पर क्या है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म है, केंचुआ है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, केंचुआ में एक ही में, ठीक ना, एक ही बॉडी में इसका क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। अब ये क्या करता है, तो लेकिन क्या है कि यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, याद रखिएगा। ठीक ना, ये क्या करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। दूसरा केंचुआ के साथ क्या करेगा, अपना मेल वाला पोर्शन दूसरे केंचुआ को दे देगा और दूसरा केंचुआ का जो मेल वाला पोर्शन होगा वो खुद ले लेगा। इस तरह से केंचुआ को हम लोग सिंगल में नहीं रख सकते हैं, इसे हम लोग डबल में ही रख दे तो बेहतर है। सिंगल में अगर रखिएगा आप, यहां पर एक टेप वर्म आ जाता है, टेप वर्म, जिसे हम लोग फीता कृमि कहते हैं, फीता कृमि कहते हैं। ये आपका टेप वर्म जो है
आपका सिंगल पेरेंट में है। ये क्या करता है, अब चूंकि पेट में सिंगल टेप वर्म है तो कहाँ ये प्रजनन करने के लिए जाएगा, ये क्या करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक ना। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके और क्या करता है, यह अपना आगे का जो जनरेशन है उसको क्या करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन का, ठीक ना। हमने बात कर लिया है अलैंगिक जनन के बारे में, जिसमें क्या है कि एग्जैक्ट कार्बन कॉपी क्या होता है आपका, ऑफस्प्रिंग बनता है। इसमें क्या है आपका, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ में आपको देखने को मिलता है। लोअर एनिमल अगर बात कीजिएगा, लोअर एनिमल में भी आपको दिखने को मिलता है, लोअर एनिमल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखने को मिलता है। कुछ वर्म्स में दिखता है, कुछ आपका नॉन वर्टिब्रेट में भी दिखता है, नॉन वर्टिब्रेट्स में दिखता है, ठीक ना। उसके बाद देखा जाए तो कुछ आपका ये प्लांट में भी, हायर प्लांट जैसे आप फंजाई पढ़िएगा, कवक पढ़िएगा, जैसे आप एलगी पढ़िएगा, शैवाल पढ़िएगा, शैवाल पढ़िएगा, जैसे आप बैक्टीरिया का पढ़िएगा, ठीक ना, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया, जीवाणु पढ़िएगा, वहां आपको दिखेगा। यहां पर आपको एक बात याद रखिएगा, ये वर्टिब्रेट्स में नहीं दिखता है। वर्टिब्रेट्स जो कशेरुकी है उसमें यह नहीं दिखता है, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभी क्या होता है कि गैमीट बनता है लेकिन फ्यूज नहीं करता है। तो उस तरह की जो प्रक्रिया होती है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जिसे अनिषेक फल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनिषेक फल। यहां पर क्या है, यहां पे आपको गैमीट्स बनता है, लेकिन गैमीट क्या है, गैमीट्स, गैमीट्स नॉट फ्यूज। यहां पर युग्मक का क्या है, संलयन नहीं हो पाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी में आपका एक हनी बी का केस आता है। पार्थेनोजेनेसिस की जब बात आप कीजिएगा तो बहुत अच्छा इसका है हनी बी का पार्थेनोजेनेसिस एग्जाम्पल। हनी बी में 3 तरह के होते हैं, एक क्वीन होता है, एक वर्कर होता है, एक ड्रोन होता है। एक क्वीन होता है, एक वर्कर होता है और दूसरा होता है ड्रोन। ड्रोन हैप्लॉइड होता है, वर्कर क्या है, डिप्लॉइड होता है, और क्वीन भी क्या होता है आपका, डिप्लॉइड होता है। वर्कर का काम है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्वीन जो है ये वर्कर आपका स्टेराइल होता है, ये स्टेराइल होता है, ये नपुंसक है, समझ जाइए, ये किसी काम का नहीं, ये प्रजनन नहीं करेगा, लेकिन ये फर्टाइल होता है, ये फर्टाइल होता है, यह प्रजनन करेगा, प्रजनन करेगा ये, ठीक ना, ये फर्टाइल होता है।
तो वर्कर का भाई काम क्या है, तो वर्कर सुरक्षा देगा। वर्कर क्या देगा, सुरक्षा देगा। वर्कर क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। वर्कर क्या करेगा, पोलन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक ना। ये बी वैक्स बनाएगा, यह पोलन कलेक्ट करेगा, पराग को क्या करेगा, पराग को एकत्रित करेगा, यह बी वैक्स बनाएगा, ठीक ना। जो मधु में जो वैक्स होता है वो क्या करेगा, ये बनाएगा, ठीक। अब देखिए होता क्या है, ये ड्रोन क्या है, ये ड्रोन हेप्लॉइड है, ठीक ना। ड्रोन क्या है, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड है। और यह फर्टाइल मेल होता है, याद रखिएगा। यह क्या होता है, फर्टाइल मेल होता है ड्रोन, ठीक ना। यह प्रजनन करेगा। यह ड्रोन क्या करता है, इस क्वीन के पास आ जाता है। काफी संख्या में ड्रोन क्या करता है, आ जाता है क्वीन के पास। और जो सक्षम होगा वो ड्रोन क्या करेगा, क्वीन के साथ क्या करेगा, प्रजनन करेगा, ठीक ना। बाद बाकी जो प्रजनन नहीं कर पाएगा उस ड्रोन को यह वर्कर क्या करेगा, छाता में घुसने नहीं देगा। यह बाहर क्या करेगा, मंडराते मंडराते क्या होगा, मर जाएगा। अब क्या है कि यह जो आपका जो यह मधुमक्खी है, ये क्या किया, ड्रोन के साथ, ड्रोन का एन लिया, ड्रोन वाला एन आ गया, ठीक ना। और फिर क्या करेगा, ये कभी कभी यह फर्टिलाइज जब करेगा, ड्रोन वाला एन आएगा और क्वीन का क्या अपना 2n है, ठीक ना। अब क्या करेगा, ये कभी कभी ऐसा भी कंडीशन बनाएगा कि ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये एन को क्या करेगा, ये बाहर कर देगा। एन को क्या करेगा, ये बाहर कर देगा। और एन को बाहर करके कर दिया तो इसका मतलब क्या है, एक नया ड्रोन आपका आ गया, ठीक ना। तो यहां पर क्या है आपका कि निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। और फिर क्या है, एक पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो डेवलपमेंट जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है आपका इंडिविजुअल का, वो बिना फर्टिलाइजेशन का होता है, ठीक ना। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अनिषेकन, यानी बिना निषेचन का जीवों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना निषेचन का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है एक नया इंडिविजुअल का। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, अनिषेकन। इसके भी कई प्रकार हैं, ठीक ना। आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर बात किया जाए तो आर्थेनोटोकी होता है, जो पार्थेनोजेनेसिस का कुछ प्रकार है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थेनोटोकी। एक प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं थैलीटोकी, से क्या कहते हैं हम लोग, थैलीटोकी। एक प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं एम्फीटोकी, ठीक ना। आर्थेनोटोकी में क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज एग है, जो वो क्या होगा, मेल देगा, मेल उत्पन्न करेगा। यहां पर अनफर्टिलाइज एग क्या करेगा, फीमेल उत्पन्न करेगा, मादा का उत्पन्न करेगा।
और यहां पर मादा भी उत्पन्न हो सकता है और नर भी उत्पन्न हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि पर्यावरण का कंडीशन कैसा है, पर्यावरण का कंडीशन कैसा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने देखा आर्थेनोटोकी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने क्या देखा, हनी बी। हनी बी है आर्थेनोटोकी में, इसमें टर्की बर्ड्स आता है, इसमें कुछ लिजार्ड्स आता है, सम काइंड्स ऑफ लिजार्ड्स है, ठीक है ना, और इसमें एफिड्स वगैरह आ जाता है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार क्या है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार में अगर जाइएगा तो पहला है इसमें बाइनरी फिशन, द्विआधारी विखंडन। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें बर्डिंग का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पोरुलेशन का, रूलेशन, बीजाणुजन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन का, फ्रेगमेंटेशन का, खंडन का। रीजेनरेशन की भी होती है, कभी कभी रीजेनरेशन भी आपको पढ़ने को मिलेगा कहीं कहीं। एक होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। ये टाइप आपको पढ़ना है, बारी बारी से हम लोग इस पर डिस्कस कर दें, ठीक ना। जैसे चलिए कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ये 2017 में आपसे पूछा गया है, ठीक ना। हर्माफ्रोडाइट कौन सा एनिमल नहीं है। टेपवर्म में आपने देखा हर्माफ्रोडाइट है, अर्थवर्म भी होता है, लीच भी होता है, ठीक ना। यहाँ पर आपका क्या है, जो हाउस फ्लाई है, जो मधुमक्खी है, घरेलू मक्खी, यह हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है, ठीक ना। दोनों में क्या है, इसमें क्या है आपका मेल और फीमेल क्या होता है, अलग अलग सेपरेट होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड। अभी आपने पढ़ा है सिंगल पेरेंट से अगर कोई संतान की उत्पत्ति होगी तो वो प्रजनन क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन कहलाएगा। 2015 और 2021 दोनों के बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका आया है। चलिए हम बात करते हैं अब बाइनरी फिशन की, द्विआधारी विखंडन की। द्विआधारी विखंडन की बात करते हैं, ठीक। तो द्विआधारी विखंडन में क्या होता है कि इसमें जब हम द्विआधारी विखंडन करेंगे तो क्या होगा, एक पेरेंट सेल क्या होगा, दो भाग में क्या होगा, बट जाएगा। पेरेंट सेल क्या होगा, दो भागों में आपका बट जाएगा। तो इस तरह का जो विखंडन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, वो है आपका बाइनरी फिशन का अमीबा है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल इनटू टू डॉटर सेल्स, हम कह सकते हैं यहां पर डिवीजन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल
इनटू टू डॉटर सेल, यानी एक जीव का दो संतति कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है, पहले इस प्रक्रिया में पहले आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक ना। क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का विखंडन होगा, पहले न्यूक्लियस, उसके बाद फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। पहले केंद्रक विभाजित होगा और उसके बाद क्या होगा, जीव द्रव होगा, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस फॉलो साइटोकाइनेसिस। उसके बाद इसमें और कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, ठीक ना, तो इसके एग्जाम्पल में आपको कुछ प्रोटोजोआ आ जाएगा। प्रोटोजोआ में आपका अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक ना। इसकी एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में अमीबा हो गया, इसमें यूग्लिना हो गया, ठीक ना, पारामीशियम हो गया, इसमें बैक्टीरिया भी हो गया, ठीक ना, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ठीक ना। उसके बाद अगर बात कीजिएगा इसमें तो और सारे, बहुत सारे क्या है इसमें जीव है जो क्या है इसमें आपको बाइनरी फिशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या होता है कि फुल बॉडी जो है वो एक तरह से काम करने लगता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। इसमें फुल बॉडी एक्ट लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी पूरा जीव एक प्रजनन अंग की तरह कार्य करता है, ठीक ना। तो इसमें इस तरह का चीज देखा गया है, सिंगल सिंगल सेल भी होता है और इसमें क्या है आपको मल्टी सेलुलर जैसे प्लेनेरिया है, ये सब में आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी फिशन के टाइप्स हैं। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन है। बाइनरी फिशन फाउंड इन, बाइनरी फिशन कहाँ होगा, अमीबा में, पारामीशियम में, बोथ कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन आपको जस्ट इसका एक आगे मिलेगा आपको, देखिए यहां पर बाइनरी फिशन आपका सिंपल बाइनरी फिशन भी है, ठीक ना, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन भी है, ठीक। यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये बाइनरी फिशन आपका कहाँ मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है, ठीक। सिंपल बाइनरी फिशन में क्या होता है, इसमें सिंपल बाइनरी फिशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल द्विआधारी विखंडन, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड इन एनी प्लेन, डिवाइड इन एनी प्लेन, यानी कोशिका द्रव या जीव द्रव किसी भी समतल में क्या है, विभाजित हो सकते हैं। इस तरह का जो विखंडन होता है, इस तरह का विखंडन क्या कहलाता है आपको, सिंपल बाइनरी फिशन। इसका एग्जाम्पल है आपका अमीबा है, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। ये आपका बाइनरी फिशन है, ठीक ना, और बैक्टीरिया में
दूसरा अगर देखा जाए तो अनुदैर्घ्य, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म डिवाइड इन लॉन्गिट्यूडिनल मैनर, कोशिका द्रव अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या आपका, यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक ना, यूग्लिना में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में आप देख सकते हैं, एक मिनट, एक क्वेश्चन जो आपका है यहाँ, यहाँ आप इसका आंसर दोनों कर दीजिएगा, ठीक ना, आगे हम इस पर डिस्कस करते हैं। ट्रांसवर्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो डिवाइड जन जो होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड ट्रांसवर्सली, यानी अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ रूप से जीव द्रव या कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इसमें जो बॉडी है ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक ना, और दो पार्ट में बट गया। इसी तरह प्लेनेरिया है, ठीक ना, इसमें भी आपको देखने को मिलता है, ठीक ना, इसमें भी क्या है, आपको ट्रांसवर्स होता है। उसके बाद एक हम लोग बात करेंगे बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन, बडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन। इसमें क्या होता है कि एक आउटग्रोथ डेवलप होता है, फॉर्मेशन, और वो आउटग्रोथ से क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम ए small projection of a small projection on parent body। जो पेरेंट बॉडी है, ठीक ना, उससे क्या होता है, एक उभार सा निकलता है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकलता है, ठीक ना, और इससे क्या है, एक नया फिर क्या है, एक आपका संतति का क्या होता है, जन्म हो जाता है। तो जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से क्या होता है, पेरेंट बॉडी से निकले उभार से नए संतति का क्या है, जन्म हो गया। ये प्रक्रिया क्या है आपका, मुकुलन कहलाता है। मुकुलन भी अगर देखिएगा यह दो प्रकार का होता है, एक है बडिंग आपका इंडोजीनस है, ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल बडिंग, और एक है एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग, एक है आपका एक्सटर्नल बडिंग, ठीक ना, इसे हम लोग इंडोजीनस भी कहते हैं या अंतर्जात मुकुलन भी कहते हैं, अंतर्जात मुकुलन या इस इंडो जीनस बडिंग भी कहते हैं। इसे हम लोग
बहिर्जात मुकुलन भी कहते हैं या एक्सोजीनस भी कहते हैं, एक्सोजीनस भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जैसे ये क्या है आपका स्पॉन्ज है, ठीक है। जब इसका हम सेक्शन काटेंगे तो इस तरह का आपका क्या है स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं गेम्यूल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गेम्यूल कहते हैं। तो ये गेम्यूल बन रहा है कहाँ, इस स्पॉन्ज के अंदर में बन रहा है, इस स्पॉन्ज के अंदर में बन रहा है। तो यह कहलाएगा क्या आपको इंटरनल बडिंग, ठीक ना, या इसे हम लोग कह सकते हैं क्या अंतर्जात मुकुलन। जो गेम्यूल बनता है यह एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। यह क्या होता है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एर्कियोसाइट भी कहते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या कहते हैं एर्कियोसाइट भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा बहिर्जात मुकुलन में क्या होता है कि इसमें जो आपका नया जो बड बनता है, नया जो बड बनता है वो क्या होता है पेरेंट बॉडी के ऊपर बनता है, यानी बड फॉर्म ऑन पेरेंट बॉडी। जो आपका इसमें कलिका बनता है, जो ये कलिका बना, जो कलिका यह कहाँ बना पेरेंट बॉडी के ऊपर, कहाँ बना पेरेंट बॉडी के ऊपर बनता है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईस्ट, ईस्ट है आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका हाइड्रा है, ठीक। तो यह जो बनता है वो क्या होता है पेरेंट बॉडी के ऊपर में बनता है। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन कहां तो ईस्ट। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। देखिए इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर बना, एक मिनट हम लोग बात करते हैं। चलिए पेनिसिलियम में भी आप देखिएगा तो वहां भी आप इस तरह का आप देखिएगा स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक ना। इस तरह से आपका बड बना हुआ मिलेगा। तो यहां भी क्या है आपका पेनिसिलियम में भी जो है वहां पर क्या है आपका कोनिडिया बनता है, ठीक ना। तो स्ट्रक्चर बना उसे हम लोग क्या कहते हैं कोनिडिया। ये भी क्या आपका आउटग्रोथ है, ठीक ना। आपका नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तीसरा है स्पोरुलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं बीजाणुजन। अमीबा क्या करता है, जब अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब विषम परिस्थिति आता है, जब विषम परिस्थिति आता है उस समय यह क्या करता है अपने बॉडी को क्या करता है लेयर में क्या करता है कवर कर लेता है, लेयर में क्या करता है कवर कर लेता है, और कवर करके और उसके अंदर क्या करता है यह अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक ना। और यह स्यूडोपोडियोस्पोर बनाता है। यह जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर। और यह फिर क्या करता है मल्टीपल फ्यूजन बहुविखंडन करना शुरू करता है, बहुविखंडन जिसे हम लोग क्या कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। और मल्टीपल फ्यूजन करके यह क्या करता है अपने जनसंख्या को क्या करता है बढ़ाता है, बाइनरी नहीं करता है, बाइनरी की जगह पर यह क्या करता है मल्टीपल फ्यूजन करना शुरू कर देता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से अमीबा ने स्पोरुलेशन विधि के द्वारा अपनी संख्या को क्या किया बढ़ाया। विषम परिस्थिति में
अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह से आप देखिएगा स्पोर जो बना रहा है, स्पोर दो तरह का मिलेगा आपको, एक जू स्पोर, एक प्लेनो स्पोर। जो जू स्पोर भी बनाता है, जैसे ये जू स्पोरेंजिया हो गया, जू स्पोरेंजियम, इसमें जो स्पोर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जू स्पोर। और यह जू स्पोर क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक ना। ये क्या होता है आपका, गतिशील होता है, गतिशील होता है। जबकि आप देखिएगा कोनिडिया जो बनता है आपका जो ये कोनिडिया बना, कोनिडिया पर जो बना आपका, कोनिडियो 4 पे जो आपका कोनिडिया बना, यह कोनिडिया क्या है आपका, यह आपका गतिशील नहीं होता है, ठीक ना। यही कोनिडिया फिर क्या होता है बाद में, ये कोनिडिया क्या है, अचल है, अचल है। यही कोनिडिया फिर बाद में क्या होता है, हवा का जब एक्सपोजर पड़ता है तो ये फैल जाता है, स्प्रेड होकर के, और फिर से नए पेनिसिलियम का क्या होगा, यह डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जब ये जू स्पोरेंजियम का ब्रेक होगा फिर क्या होगा, इससे आपका डॉटर सेल निकलेगा, और फिर क्या है आपका पूरा फैलेगा, और फैल करके फिर क्या करेगा, अपना डेवलपमेंट करना शुरू करेगा, ठीक। ज्यादातर जू स्पोर का केस आपको देखने को मिलेगा वो एक्वेटिक कंडीशन में, ठीक ना, एक्वेटिक कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक लास्ट है आपका, एक टॉपिक है आपका इसी में, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर जू स्पोर की हमने बात किया, देखिए यहाँ पर कोनिडियो स्पोर की बात किया, ये क्या है आपका अचल है, जू स्पोर क्या है, चल है, मोटाइल होता है, ये क्या होता है आपका, मोटाइल होता है, ये चल है, ठीक ना। इसमें गतिशील है, इसमें क्या है, ये अचल है, ठीक ना। ये फिर ये क्या होता है, डिस्पर्स होता है हवा में, डिस्पर्स होता है, फैलता है, और फिर नया क्या है, पेनिसिलियम को क्या करता है, नया पेनिसिलियम को ये डेवलप करने का काम करता है, ठीक ना। जू स्पोर आपको क्लेमाइडो मोनास ये सब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। फिर आपका एक है, देखिए मोटाइल जू स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय, क्लेमाइडोमोनास की भी हमने बात किया। पेनिसिलियम में क्या होता है, मोटाइल नहीं होता, याद रखिएगा। लास्ट है एक आपका फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। क्या होता है कि इसमें बॉडी क्या होता है कि फ्रेगमेंट में टूट जाता है, यानी आप कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ एनिमल बॉडी इनटू 2 और मोर पीसेस, ब्रेकिंग ऑफ एनिमल बॉडी into 2 or more pieces, 2 or more pieces into क्या, न्यू इंडिविजुअल, into न्यू इंडिविजुअल। यानी जीवों का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर नए संतति का जन्म देना, यही क्या कहलाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। इसका अगर एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल आपका फ्लैट वर्म देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका स्पाइरोगाइरा है, देखिए स्पाइरोगाइरा में देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो ये सब जीव में आपका इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। स्टारफिश में भी आपको दिखने को मिलेगा, माइक्रोस्टोमम में भी दिखने को मिलेगा,
ये सब जगह पे आपका इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। रीजेनरेशन, सबसे लास्ट रीजेनरेशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी क्या होता है, पेरेंट बॉडी से कोई बॉडी पार्ट क्या होता है, कोई बॉडी पार्ट क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक हो गया और फिर से न्यू पार्ट क्या हो गया, एराइज हो गया, नए भाग फिर से उत्पन्न हो गए। नए भाग पुनः उत्पन्न हो गए। जैसे आप छिपकली में देखते हैं, ये पूंछ क्या इसका टूट गया, फिर से क्या है, पूंछ आ जाता है। इस तरह का जो आपका नए जीवों का जो उद्भव हो गया, नए जीव ने, नए जीव के भागों का, बॉडी पार्ट का, ये बॉडी पार्ट यानी न्यू बॉडी पार्ट, न्यू बॉडी पार्ट्स एराइज आफ्टर ब्रेक फ्रॉम पेरेंट, यानी जीवों से क्या, अपने पेरेंट बॉडी से टूटा और टूटने के बाद वहां पर फिर क्या है, नया बॉडी पार्ट क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका रीजेनरेशन, ठीक ना, रीजेनरेशन कहलाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव कायिक प्रवर्धन जिसे हम लोग कहते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक ना, यहाँ से भी काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजी जब आप पढ़िएगा, पढ़े होइएगा 11th में, 11th के मॉर्फोलॉजी, वहाँ भी ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिली होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक ना, चलिए धन्यवाद।